जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है मोशन इन टू डायमेंशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ देखा था और पार्ट 1 में हम लोगों ने इस स्लाइड पर आकर यहाँ पर आकर हम लोग बोले थे कि यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 था यहाँ तक। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में देखिए सबसे पहला है एक सवाल है। सवाल ये है कि 4 ग्राफ आपके पास दिए हुए रहेंगे। ठीक है, अब इसमें से आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा गलत है। तो देखिए ये ग्राफ आपका सही है, ये भी सही है और ये भी सही है और ये गलत हुआ। अब ये बात जो है, ये ग्राफ गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है ये इस तरह से है, मतलब एक एक्सिस ऐसा है और दूसरा ऐसा है और ऐसे ग्राफ अरेंज किया और यहाँ पर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 येलो पॉइंट मिलाया गया है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। तो ये क्या है? टाइम एक्सिस है। तो t बराबर 5 सेकेंड पे या t बराबर t सेकेंड पे एक ही समय पर ग्राफ 3 पोजीशन को शो कर रहा है। एक ही समय पर कितने पोजीशन को शो कर रहा है? 3 पोजीशन को शो कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि एक ही समय पर ग्राफ जो है 3 पोजीशन को शो कर रहा है तो ये जो है पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ देखिए, तो इनमें क्वेश्चन क्या था कि इनमें से सही एवं गलत ग्राफ को पहुँचानी है। ठीक है, तो ये रीज़न मैंने लिख दिया था, बट मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया कि अगर हम कहीं पर भी अगर ऐसे लेते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ ऐसा है फिर ऐसा है और हम ऐसे दिखाते हैं, तो इस लाइन अगर खींचेंगे तो ये मान लेते हैं टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है और ये क्या वेलोसिटी एक्सिस है। ठीक है, या पोजीशन एक्सिस है। तो एक ही समय पर 2 पोजीशन 3 पोजीशन ग्राफ मेंटेन नहीं कर सकता। किसी एक समय पर ग्राफ एक ही पोजीशन पर होगा, इसलिए ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। बाकी जो ग्राफ है वो सही है। क्लियर है? तो ये सारा चीज़ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका ग्राफ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब जो ये जो ग्राफ है इस पे सवाल आपको पूछे जाते हैं एनडीए में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ग्राफ। ग्राफ पे और कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए एनडीए 2013 में एक सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? बोल रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एसटी ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और एसटी ग्राफ दिया, बोल रहा है विच वन एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, the speed is uniform and particle is moving in a circular path, the speed is non uniform and particle is moving in a straight line। तो देखिए जब इस तरह का ग्राफ अगर पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले ग्राफ के बारे में स्टडी हमें पता होना चाहिए। अगर हम ग्राफ को अच्छे से फील करते हैं तो ही हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। हालांकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ग्राफ कैसा है, ग्राफ के नेचर को समझिए। ग्राफ आपका इस टाइप का है। ठीक है, ग्राफ आपका ऐसा है। तो यहाँ से ये ग्राफ है आपका, ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। तो अगर ये टाइम एक्सिस और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है तो आप जरा सोचो कि किसी भी समय अगर इस ग्राफ का स्लोप निकालोगे, ये अगर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा? ये भी थीटा हो जाएगा। यानी कि ये जो थीटा है ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और हमें तो पता है, हमें क्या पता है? एसटी ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है वेलोसिटी। हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर इस ग्राफ का स्लोप 0 है, ये आपका थीटा कांस्टेंट है। तो थीटा अगर कांस्टेंट है तो टेन थीटा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और अगर टेन थीटा कांस्टेंट हुआ तो इसका मतलब वेलोसिटी भी जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसलिए हमें ये ग्राफ हमारे पास क्या हो गया? सही हो गया। क्लियर है? ये ग्राफ क्या हो गया? सही हो गया। तो हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए एनडीए 2013 में ये सवाल पूछा गया। एनडीए 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें एक वीटी कर्व दिया हुआ है। यहाँ पर आपका वी है और यहाँ पर आपका टी है। ठीक है, और ये ग्राफ आपका इस तरह से ऐसे है ग्राफ। ठीक है, आपका इस तरह से ग्राफ आपका ऐसे है। तो जब ये ग्राफ ऐसे हैं तो हमें क्या निकालना है इसमें? देखिए बोल रहा है इसमें से, बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बोल रहा है कि ऑप्शन ए में है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए पार्टिकल
ऑन ए सर्किल, किसी सर्किल पे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है पार्टिकल, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ पार्टिकल विच हैज़ नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो है डी एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल। तो हम देखें ग्राफ का नेचर को आप समझिए, ग्राफ का नेचर कैसा है, जब टाइम जीरो है उस समय वेलोसिटी v है, और जब टाइम t हुआ उस समय वेलोसिटी जीरो हो गई। यानी ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है आपका निगेटिव वेलोसिटी का। तो जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे, यहाँ पर मैंने निकाला एक्सेलरेशन, ये वाला देखिए, जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी हो जाएगा जब एक्सेलरेशन बराबर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन मेरा कैसा आया है, निगेटिव आया है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं ऐसा कि ये जो मोशन है किस तरह का मोशन है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है ऑफ ए पार्टिकल। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में भी टिक मारा हुआ है, बट ये ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। वो मैं क्लास में पढ़ा रहा होगा तो मैंने कुछ सोच कर टिक किया होगा, क्योंकि ऑप्शन बी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच हैज़ नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। भैया ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है ही नहीं, ये तो डी एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आया है, नेगेटिव आया है। नेगेटिव क्यों आया एक्सेलरेशन, क्योंकि देखिए पार्टिकल जो है शुरू में, पार्टिकल जब टाइम हम जीरो ले रहे हैं इस समय वेलोसिटी कितनी है, v है, और जब हम टाइम t ले रहे हैं इस समय वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो फाइनल वेलोसिटी आपका जीरो हो गया और इनिशियल वेलोसिटी आपका हो गया v, ठीक है, कुछ भी है इनिशियल वेलोसिटी। तो हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर लिखेंगे v माइनस यू बाई टी, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी कितना, v और डिवाइडेड बाई t, तो माइनस v बाई टी आया। अब ये देखिए ये माइनस v बाई टी आया, तो जब यहीं पर हमें समझ जाना चाहिए कि जब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये कैसा मोशन है, रिटार्डेशन का केस है। और रिटार्डेशन का केस है मतलब रिटार्डेशन को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ओके, नाउ एनडीए 2014 में कैसे सवाल पूछा गया, तो आप यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एनडीए 2012 में सवाल पूछे गए, एनडीए 2013 में भी पूछे गए, एनडीए 2014 में भी। ये तो ग्राफ है, ठीक है, ये तो ग्राफ है, और ऐसे कई सारे सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो ग्राफ छोड़कर है, ठीक है। तो वो भी चलिए देखते हैं ये ग्राफ। तो इसमें कैसा है, एनडीए 2014 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है, 4 ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ए है, ग्राफ बी है, ग्राफ सी है एंड ग्राफ डी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें ये पूछा गया होगा, मैं 1 मिनट मैं आपको ठीक है, इसका मैंने शायद पीडीएफ भेजा था शायद, ठीक है, इसका पीडीएफ भेजा था। तो आप इसमें क्वेश्चन देखिएगा, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि कितने नंबर पे ये सवाल है, बट ये क्वेश्चन आप मतलब ये ग्राफ आपको दिख जाएगा, एनडीए में ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाँ ठीक है, अभी याद आया। देखो इसमें क्या है, ग्राफ जो है यहाँ पर देखिए, हम लोग जनरली क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं एटी कर्व, हम लोग पढ़े हैं वीटी कर्व, और हम लोग पढ़े हैं एक्सटी कर्व। इसमें 3 ही कर्व पढ़े हैं, लेकिन यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ एक्सेलरेशन और रेडियस का ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का है ही नहीं। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का हो गया फिर, ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का, ये क्वेश्चन है आपका सर्कुलर मोशन का। लेकिन ग्राफ देखने से हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया होगा कि थीटा किस में डिक्रीज हो रही है, थीटा किस में डिक्रीज हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो एक सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कांस्टेंट होती है। तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ग्राफ ये पूछा गया, मुझे क्वेश्चन याद आ गया पूरा। ग्राफ ये इसमें इस सवाल में ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ये पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा आया है 0, तो थीटा 0 आया है, तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ए बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेलरेशन जो होगा वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी रेडियस को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा और रेडियस को घटाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रेडियस बढ़ रहा है बट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो होगा ही नहीं। इस ग्राफ में देखिए, ग्राफ नंबर 2 में यहाँ पर रेडियस बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, यानी ये जो रिलेशन है ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा।
ठीक है। इसमें भी देखिए इंक्रीजिंग का फील आ रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपका स्लोप भी बढ़ रहा है, और स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। और इस वाले कर्व में देखेंगे ग्राफ नंबर 4 में यानी डी में देखिए जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, और स्लोप घट रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये कैसे है, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ग्राफ है, जो कि किसके किसके बीच पूछा गया, जो कि आपका एक्सेलरेशन और रेडियस के बीच का कर्व पूछा गया, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट देखिए एनडीए 2015 में भी ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा गया। ये क्या पूछा गया, विच स्टेटमेंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, तो 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आधा ही लिखा, बट आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें से ये पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स रिटार्डेशन, सॉरी विच स्टेटमेंट नहीं है, विच सेगमेंट है, ठीक है। तो ग्राफ में जो दिया हुआ उसमें से ग्राफ का कौन सा सेगमेंट, ग्राफ का कौन सा सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब रिटार्डेशन की बात होती है तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है आपका टाइम है और वेलोसिटी है। तो वीटी ग्राफ में हम कैसे पता करते हैं एक्सीलरेशन, तो जब हम वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी कर्व इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी कि अगर हम वीटी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। तो अगर हम स्लोप देखेंगे, स्लोप कहाँ पे डिक्रीजिंग है, जहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप होगा वहीं पर क्या होगा, जो रिटार्डेशन होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पहला सेक्शन में देखिए ओ से लेकर ए तक ऐसे हैं, फिर ए से बी तक ऐसे हैं, फिर बी से सी तक ऐसे हैं, और फिर सी से डी तक आपका कर्व ऐसे है। तो 4 फिगर बनाए मैंने। अब इसमें देखिए ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, तो समय के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, तो जीरो भी नहीं हो सकता, यानी एक्सेलरेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इस वाले कर्व में देखिए टाइम बढ़ रहा है बट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इस कर्व में देखिए इस पोर्शन में समय बढ़ रही है, और समय बढ़ रही है तो शुरू में इतना वेलोसिटी था, बाद में वेलोसिटी घटी, तो टाइम के साथ वेलोसिटी घटी, यानी पर यहाँ पर ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड वी नो वेरी वेल दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये कर्व रिटार्डेशन, तो आपको हमेशा याद रखना कि वीटी कर्व में, कौन सा कर्व में, वीटी कर्व में रिटार्डेशन कब होता है, जब ग्राफ ऐसे होता है, ये ग्राफ कभी भी ये रिटार्डेशन को कभी रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये ग्राफ अगर वीटी कर्व का ऐसा लाइन है तो ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। ऐसा लाइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। मतलब अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो तो एक्सेलरेशन जीरो, टाइम एक्सिस से कुछ एंगल पर ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो एक्सेलरेशन जीरो, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। और अगर ये फिर देखिए तो सी से डी और ओ से ए, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए से बी में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्राफ में, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ तब आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जूम नहीं हो रहा, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका देखिए एनडी 2015 में भी, मतलब ओवरऑल अगर एनालिसिस किया जाए तो हम ये देख पा रहे हैं कि एनडीए में हर साल ग्राफ से एक क्वेश्चन मोर और लेस पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए एनडीए या फिर एमएससीईटी या फिर नीट, ठीक है। तो इसमें ये सवाल जो है, ये सवाल कहीं पर पूछा नहीं गया है, ये सवाल मैंने बुक से लिया है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या पूछ रहा है, इस ग्राफ में बोल रहा है कि अ रॉकेट इज लॉन्च अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। किसी रॉकेट को लॉन्च किया गया, ठीक है, किसी रॉकेट को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो ये मान लेते अपवर्ड,
से लॉन्च किया गया, फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से किसी रॉकेट को ऊपर की तरफ लॉन्च किया गया। हुज वीटी ग्राफ इज शोन इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में, इस वाले फिगर में वीटी ग्राफ है। देखिए ये वीटी ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वी है और यहाँ पर क्या है, ये आपका टी है, तो वीटी कर्व है ये आप। तो यहाँ पर और क्या पूछा गया और देखते हैं, ठीक है, और देखा जाए अगर तो सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द रॉकेट, रॉकेट के द्वारा कितनी ऊंचाई कवर हुई, ठीक है। तो देखिए कोई स्टूडेंट नॉर्मली कैसे सोचता है, हाइट पूछा गया तो हाइट पूछा गया तो जानते हैं हाइट पूछा गया मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हाइट मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ। तो कोई स्टूडेंट क्या करता है, इस ग्राफ को कैसे सॉल्व करेगा, वो लगा देगा एरिया निकाल लेगा, ठीक है। तो एरिया निकालेगा, तो एरिया क्या करता है, देखो ये ट्रायंगल ए ओ और यहाँ तक, इसका एरिया निकाल देगा, एरिया 1 निकाल देगा। और जैसे ही आप एरिया निकालोगे तो 1/2 हो गया इसका, और ये ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है, बेस है आपका 20 और हाइट कितना है 1000, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका देख लीजिए 1000 हो रहा है, तो 1000 यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 और ये 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, यह का आपका आ गया 10,000, 10,000 क्या है, ये मीटर में है, देखिए वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड में, तो 10,000 मीटर आ गया, तो 10,000 मीटर मतलब 10 किलोमीटर। तो कोई स्टूडेंट सॉल्व करता है इसको, और सॉल्व करने के बाद वो यही सोचता है कि हम जो सॉल्व किए हैं वो सही है, और चुपचाप वो 10 किलोमीटर आंसर टिक करके आ जाएगा। जैसे ही स्टूडेंट 10 किलोमीटर टिक करेगा उसका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर गलती कैसे होता है, यहाँ पर गलती स्टूडेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि जो भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो टोटल एरिया हमें निकालना है, क्या करना है हमें, टोटल एरिया निकालना है। तो जब हम टोटल एरिया की बात करते हैं, ठीक है, जब हम टोटल एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल एरिया ऐसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, एरिया बराबर मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हम इस वाले कर्व में देखिए, यहाँ पर जो हम 20 ले रहे थे तो 20 की जगह पर हमें O से लेकर B तक लेना पड़ेगा। यानी हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ये ट्रायंगल, ये और ये पूरा। तो यहाँ से यहाँ तक हमें बेस मानना पड़ेगा क्योंकि ट्रायंगल पूरा है आपका। तो यहाँ से निकालोगे तो 1/2 इंटू बेस कितना हो गया, 0 से लेकर 120 तक, तो 120 और इंटू हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, 1000। तो काट देंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 60,000। और जैसे ही 60,000 आया तो 60,000 मीटर आया, तो 60,000 मीटर को हम लिख सकते हैं 60 किलोमीटर। तो इसका आंसर, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये सवाल ना कई जगह पे पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि इससे बहुत सारे कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं ग्राफ से, ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट और भी क्वेश्चन इसी में पूछा गया। इसी में और क्या पूछा गया, मीन वेलोसिटी इन मैक्सिमम हाइट। तो मीन वेलोसिटी इन मैक्सिमम हाइट, तो मीन वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 60,000 मीटर है, और टोटल टाइम कितना लगा 120 सेकेंड लगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 500 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, एरोप्लेन है जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल है, यहाँ पर बोला गया है वीटी कर्व दिया हो, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। थोड़ा जूम करते हैं तब ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। इसको मिटाते पहले, इसको पहले थोड़ा जूम करते हैं इसको। ये देखिए ये ग्राफ में क्या पूछा जा रहा है, रिटार्डेशन पूछा गया, ठीक है। तो हमें रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है जो नेगेटिव स्लोप देता है, मतलब जहाँ पर डिक्रीजिंग की फीलिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और वीटी ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो स्लोप का मतलब tan थीटा, तो ये आपका थीटा है यहाँ पर, ये आपका थीटा है। तो थीटा देखिए कहाँ पर,
तो थीटा अगर ये है तो रिटार्डेशन निकालेंगे तो रिटार्डेशन बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कितना हो जाएगा यहाँ पर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होगा वो आपका हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा को ही स्लोप बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए इस वाले ग्राफ में, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये एक ही क्वेश्चन, ये जो पहले वाला क्वेश्चन है ना, ये यही क्वेश्चन का है आंसर, मतलब ये सॉल्यूशन है, इसी क्वेश्चन से वो पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टेन थीटा निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 1000/100। बोलोगे सर आपने तो शुरू में 120 लिया था, बट हमें क्या पूछा जा रहा है, रिटार्डेशन पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वीटी कर्व है, तो इस वाले कर्व में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 1000 मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो शुरू में वेलोसिटी 0 है, फिर जैसे जैसे हम ग्राफ में बढ़ रहे हैं ऊपर तो वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़कर मैक्सिमम कितना हुआ 1000 हुआ। इस पॉइंट पर 1000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेंड की। उसके बाद वेलोसिटी घटना शुरू हुआ और घटते घटते वेलोसिटी 0 तक आया, ठीक है, मतलब 0 हो गया वेलोसिटी, टाइम एक्सिस पर आ गया तो ये 0 हो गया। तो हम कहाँ तक लेंगे 20 सेकंड तक तो वेलोसिटी बढ़ी थी, घटी जब मतलब 0 से लेकर 20 सेकंड तक एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो हमें रिटार्डेशन के लिए पूछा गया है, ठीक है, किसके लिए पूछा गया हमें, रिटार्डेशन के लिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं, ये देखिए वही पूछा रिटार्डेशन कितना होगा। तो ऐसे देखिए ग्राफ में आपको किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक और ग्राफ, इसके पहले वाला ये हो गया। हाँ अब ये देखिए, ये फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस पूछ रहा है और वीटी कर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ वीटी कर्व। तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए हमें कि भैया इसमें जो है ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। तो वीटी कर्व यहाँ पर देखिए टाइम इन सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीटी कर्व दिया हुआ और हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना चला या डिस्प्लेसमेंट कितना चला। तो जब हम वीटी कर्व का क्या निकालेंगे तो मिलेगा एरिया निकालेंगे, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया यहाँ पर कैसे होगा, एरिया कैसे होगा, एरिया जो होगा 4 सेक्शन में एरिया को डिवाइड कर दिया गया है। कितने सेक्शन में, 4 सेक्शन में। ये देख सकते हैं आप, ये आपका A1 है, A2 है। तो यहाँ पर देखिए A1 जो है आपका ट्रायंगल है, A1 क्या है, ट्रायंगल है, और A2 क्या है, A2 भी ट्रायंगल है, A3 भी, सॉरी A2 क्या है, रेक्टेंगल है, A3 क्या है, ये आपका ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रेपीजियम कह सकते हो इसको, और A4 है। इस तरह से हम एरिया निकाले हैं। तो एरिया निकालेंगे तो ही आपको, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। जब हम वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है। A1 + A2 + A3 + A4। A1 क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का हो गया आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया आपका। फिर आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना देखिए 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक, ठीक है। इसको आप समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर A2 निकाले हैं, A2 हम कैसे निकाले हैं, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 आपका यहाँ पर है, तो इसमें देखिए 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस तो एक ही हुआ, तो 1 हो गया। और ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट, ये हाइट कितना है, इस वाले एक्सिस से यहाँ तक कितना है, 20 है, तो ये हो जाएगा 1 × 20। तो 1 × 20 यानी ये वाला चीज़, ठीक है। फिर उसी तरह से देखिए ये वाला आपका ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का क्या होता है, ट्रेपीजियम का जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है। हम आप ऐसे याद रख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइड को अगर हम पैरेलल साइड, सम ऑफ द पैरेलल साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अगर ऐसा है तो हम A3 में क्या लिखेंगे, 1/2, तो 1/2 लिख दिया। सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड आपका एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है, तो जो बड़ा वाला रेड वाला बड़ा वाला है ये कितना है आपका, देखिए यहाँ 20 है, और छोटा वाला कितना है, ये 10 है, ये देखिए ये 10 है और ये 20 है। तो 1/2 × 20 + 10,
ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या है, A4 भी क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो रेक्टेंगल है तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो ये आपका 10 × 1। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, 55 मीटर आ गया आंसर। तो 55 मीटर मतलब ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में पार्टिकल कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, कितनी डिस्टेंस कवर की, 55 मीटर की डिस्टेंस कवर किया गया इसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो अगले स्लाइड में देखिए रिलेटिव मोशन बताया गया है। तो रिलेटिव मोशन भी जो है, यहाँ पर रिलेटिव मोशन का 2 केस पढ़ना है आपको, एक 1 डायमेंशन पढ़ना है, एक 2 डायमेंशनल पढ़ना है। जैसे आपका कोई व्यक्ति जो नदी पार कर रहा है तो 2 डायमेंशनल का केस होगा। कोई व्यक्ति जो एक बाइक वाला जा रहा है और आप उसके पीछे चल रहे हो, 1 डायमेंशनल का केस हो गया। एक कार वाला जा रहा है, एक तरफ से रोड के बाईं तरफ एक कार वाला जा रहा है और दाहिनी तरफ से दूसरी कार उसके अपोजिट साइड में जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन। तो जब भी 1 डायमेंशन का मतलब ही होता है अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले तो उसको हम लोग 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इसको कैसे बताया गया है, कोई पार्टिकल है आपका बी पर है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल ए पर है, और यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ये लिया गया है। ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से अगर हम देखते हैं पॉइंट बी को और पॉइंट ए को, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर बी देखेगा ए को तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितनी दूरी पर है, तो ओरिजिन तो ये है आपका, ये वाला लाइन ओरिजिन है, तो ओरिजिन से एक्स बी दूरी पर है आपका बी, और एक्स ए दूरी पर है आपका पार्टिकल ए। तो बी के रिस्पेक्ट में ए कितनी दूरी पर हुई, ये पूरी दूरी माइनस एक्स ए घटा दो, तो ये हो गया आपका एक्स ए माइनस एक्स बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक्स ए माइनस एक्स बी, ये वाला दूरी। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी को, मतलब हमारा मेन है आपका पोजीशन ही समझना है कि पार्टिकल ए यहाँ पर था और पार्टिकल बी यहाँ पर था। तो पार्टिकल ए का ओरिजिन से मान लेते हैं ये एक्स ए दूरी पर है और ये मान लेते हैं एक्स बी दूरी पर है। तो हम बी जो है ए को देख रहा है, तो बी ए को कितनी दूरी पर दिखेगा, बी तो इतना ही दूरी पर दिखेगा ना, सॉरी ए तो इतना ही दूरी पर दिखेगा ना बी को, और ए भी जब बी को दिखेगा तो इतनी दूरी पर दिखेगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब हम रिलेटिव मोशन का स्टडी करते हैं तो बहुत सारा चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो 1 डायमेंशन का रिलेटिव मोशन अलग होता है और 2 डायमेंशन का रिलेटिव मोशन अलग होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं ये 1 डायमेंशनल मोशन का रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग रिलेटिव मोशन हम लोग पढ़ेंगे, तो 1D रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको वी बी माइनस वी ए लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ वी बी ए, यानी कि जब जो वी बी ए है इसको क्या पढ़ा गया, देखिए वी बी ए इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, तो सॉरी वी बी माइनस वी ए। तो अरे कहाँ चला गया, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वाले पे ये देखिए, ये आपका है आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये आपका वी बी ए जो है ये वी बी माइनस वी ए। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है आपका सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जैसे ही आपका फॉर सेम डायरेक्शन, तो जब दो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब दो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे v12 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं v21 इक्वल्स टू v1 माइनस v2। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है किसकी वेलोसिटी है, दिखे तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। तो आप सिंपली इतना याद रखें कि अगर दो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो हम जो रिलेटिव वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो हम एक को दूसरे में से घटा देंगे, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी इस टाइप का केस, यानी ये आपका जैसे देखिए ये v1 है और ये v2 है, और यहाँ पर भी आपका ये v1 है और ये v2 है। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा v12 दिस इक्वल्स टू v2 और माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस v1 क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए v2 अगर ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो अगर हम मान लिया जाए कि हम v2 को इसको ले रहे हैं, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्सिस हो जाएगा। तो अगर हम v2 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमें v1 को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। आई बात समझे।
तो ये चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें ही आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हो गया आपका। नाउ द नेक्स्ट, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन किस तरह से है। तो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में देखिए क्या क्या, हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे वो चीज़ है न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में। तो पहला बोला गया है कि व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल वेलोसिटी, यानी कि जब दो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी से चलेगा देन देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, ठीक है। अगर v1 और v2 सेम है तो हम रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि v1 बराबर v2 हो गया और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हो जाएगा v2 माइनस वी वन बाई टी हो जाएगा। तो v2 माइनस वी वन तो पहले जीरो हो जाएगा, क्योंकि v1 और v2 दोनों बराबर है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। लेकिन व्हेन टू पार्टिकल्स मूव इन सच अ वे दैट देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट कांस्टेंट, नॉन जीरो है बट कांस्टेंट है, मतलब अगर दो पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, मतलब दो पार्टिकल अगर इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है और कांस्टेंट है, देन वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन इन द रिलेटिव मोशन। कहने का ये मतलब है कि अगर दो पार्टिकल सेम वेलोसिटी से चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। लेकिन अगर दो पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चल रही है और वहाँ पर नॉन जीरो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर रिलेटिव मोशन में बात किया जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए, ऐसे समझिए आप, यहाँ पर देखिए ये क्या पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, तो वी ए बराबर कॉन्स्टेंट और वी बी इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। तो अगर वी ए कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और अगर वी बी कॉन्स्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन ऑफ कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये जीरो माइनस ए, यानी यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीलेशन या कह सकते हैं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इस केस में हमें लगाना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो रिलेटिव मोशन में जब इक्वेशन ऑफ मोशन आप इंप्लीमेंट करोगे तो उस समय कैसे इंप्लीमेंट करोगे, यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया वी रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव इंटू टी। सिमिलरली एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जहाँ जहाँ आर ई एल डॉट है, जहाँ जहाँ आर ई एल डॉट है, जैसे ये है आपका, ये है, तो आर ई एल डॉट मतलब क्या है, दिस इज रिलेटिव एक्सीलरेशन, दिस इज रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, दिस इज फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी एंड दिस इज रिलेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग ये सारा इंप्लीमेंट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। नाउ द नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पर देखिए हल्के हल्के सवाल, आप एक चीज़ समझ लेना, एनडीए में जो भी सवाल पूछे जाते हैं बेटा, या तो बहुत थ्योरी बेस्ड होता है या फिर अगर कुछ टफ सवाल बनाएगा, एनडीए टफ सवाल बनाती ही नहीं है, ठीक है। टफ सवाल इसलिए नहीं बनाती क्योंकि ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स बोलकर कोई सिलेबस नहीं है, आपका जो सिलेबस है वो क्या बोल कर है, जीएस बोल कर है। तो आप खुद सोचो कि फिजिक्स बोलकर अगर पेपर होता, जैसे जेई मेंस का पेपर होता है, फिजिक्स बोलकर होता है, पीसीएम होता है, ठीक है, नीट का पेपर होता है, पीसीबी होता है, तो वो बोलकर जो होता है, इसलिए वो क्या होता है, उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जीएस बोलकर है, जीएस में फिजिक्स के सिलेबस को अंदर में रखा गया, तो इसमें 10 तक का या 11 तक का या 12 तक का ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो आपको इससे मतलब हल्के हल्के क्वेश्चन आप ज़्यादा करिए, तो आप ज़्यादा मतलब रिजल्ट अगर लाना है तो आप इजी क्वेश्चन को ज़्यादा ट्राई करिए, आई थिंक सो। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, दो वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इधर और ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों सेम वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा। अरे अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि रिलेटिव एक्सीलरेशन बताओ तो क्या होता है, वो भी क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वी रिलेटिव जीरो है तो ए रिलेटिव भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर एक वेलोसिटी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरी इधर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दो वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन पर चले और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम क्या करते हैं, हम दोनों वेलोसिटी को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो 5 + 10 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नाउ हियर अगर दो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है और ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो हमें पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए बताइए एक बी के रिस्पेक्ट में।
तो ये हो जाएगा 10 माइनस 15, तो ये -5। अब यहाँ पर देखिए एक्सिस के फॉर्म में लिखा है, तो आपको ये बिल्कुल ही माइंड रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, क्या माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 आंसर देखिए आप -i कैप, और अगर दूसरा आंसर देखोगे तो आपको फील होगा कि जो दूसरा वाला आंसर है वो आपका +i कैप है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, एक का आंसर +i कैप आया, दूसरे का आंसर -i कैप आया। देखिए यहाँ पर हम जो निकाले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले हैं, और यहाँ पर जो निकाले वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो दो पार्टिकल जब जा रहा है, तो जैसे कहने का मतलब आप ऐसे समझो इसको, कैसे बताऊँ, एक मिनट, हाँ आप इसको ऐसे समझिए, ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम, तो इस डायग्राम में आप देखिए जब ये ए पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है और ये कम स्पीड से जा रहा है, तो यानी कुछ देर के बाद ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहीं पे रहेगा। अब यहाँ पर जो व्यक्ति है जो बैठा हुआ है वो इस पीछे वालों को देखेगा, तो इसको फाइनली क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, क्योंकि इसकी स्पीड अधिक है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आगे जाएगा रिलेटिवली, और ये रिलेटिवली कहाँ जाएगा, दोनों जा रहा है इसी डायरेक्शन में। ठीक है, बट एक का स्पीड अगर ज़्यादा है तो वो बहुत दूर निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। तो इसमें जो आदमी बैठा हुआ है उसको लगेगा कि ये क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है, और इसमें जो बैठा हुआ उसको क्या लगेगा कि ये आगे जा रहा है। तो ये फीलिंग्स ही आपको रिलेटिव मोशन का जानकारी देती है। अगर ये आप फील कर पा रहे हो तो ही आप रिलेटिव मोशन को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो आप यही समझ लो कि एक बाइक जो है स्पीड में चल रही है और दूसरा बाइक धीरे चल रहा है। जो स्पीड में चल रहा है वो धीरे वालों को जब देखेगा तो इसको ये लगेगा कि ये पीछे जा रहा है, और जब ये इसको देखेगा तो इसको लगेगा, 10 वाले को लगेगा कि ये 15 वाला आगे जा रहा है। तो जो आगे जा रहा है उसके लिए हो जाएगा +i कैप, और जो पीछे जा रहा है उसके आंसर में हो जाएगा -i कैप। ठीक है, तो ये सारा चीज़, तो इसीलिए हम प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसा। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कार है, ये एक कार है, ये क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार है, सॉरी क्या है ये, हाँ अम्बाला से चली है और दिल्ली तक गई है। ये दिल्ली है और ये अम्बाला है, 300 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और उसी समय जिस समय अम्बाला से ये कार 300 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू की है, उसी समय दिल्ली से एक कार खुली और ये चल रही 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब अम्बाला से दिल्ली के बीच की जो दूरी है, अम्बाला से दिल्ली के बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 200 किलोमीटर। ठीक है, सवाल क्या पूछ रहा है ये समझिए। सवाल पूछा जा रहा है कि व्हेन विल बोथ द कार्स क्रॉस ईच अदर, दोनों कार कब एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। तो ये जब यहाँ पर चलना शुरू हुआ तो उसी समय ये यहाँ से चलना शुरू हुआ। ठीक है, तो हमें देखिए एक कार इधर जा रहा है, ये जा रहा है 30 के स्पीड से और ये जा रहा है 20 के स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा 50, दूरी कितनी है 200। तो कहाँ पर मिलेगा पहले ये जान लीजिए, अगर कहाँ पर मिलेगा ये समझ जाएंगे तो हमारा आंसर आसान हो जाएगा। तो देखिए 200 किलोमीटर इसको चलना है और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 50, तो कितने घंटे में मिलेगा, तो 4 आवर्स, 5 4 जा 20, 0 0 कट गया और 5 4 जा 20, यानी 4 घंटे में मिलेगा। अब बताइए 30 के स्पीड से जा रहे हो भाई, तो 4 घंटे में कितना जाओगे, 1 घंटे में चल रहे हो 30 किलोमीटर, तो 4 घंटे में कितना चलोगे, तो 1 घंटे में 30, तो 4 घंटे में कितना, 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, 4 घंटे में 120। तो ये कार जाएगी कहाँ तक, 120 तक जाएगी, और ये 4 घंटे में कहाँ तक चलेगी, 80 तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, तो ये देखिए, तो 4 आवर्स। ठीक है, तो ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिलन हो जाएगा, मिलन पॉइंट। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर, 120 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला, अम्बाला से 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों कार मिल लेगी। आई बात समझ में, जो दिल्ली से चला है वो 80 किलोमीटर आएगा और वो जो अम्बाला से चला है वो 120 किलोमीटर तक आएगा, तो दोनों मिल जाएगा। ठीक है, और भी देखिए इसमें और भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस करेगी, इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है। लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, आप एकदम पीसफुली पढ़िए, लगे तो आप पॉज करके पढ़िए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा के पढ़िए, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, मतलब सारा टॉपिक्स पढ़िए जितना मैंने बताया है, तभी आपका ये पूरा कवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल ऐसा पूछा जाता है जिसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों रहता है, बोलेगा कि ट्रेन जा रही है और ये प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो ये 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है ट्रेन, ठीक है, और ये 500 मीटर प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर दी हुई है। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है भैया ट्रेन प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी, ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कितने देर में हो जाएगी, ठीक है, यानी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को कितने देर में क्रॉस कर लेगी। तो हम कैसे सोचेंगे, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक बात याद रखना कि आप एक कॉमन सेंस आपका क्या कहता है, कि कई लोग ये सोचते हैं कि 50 की स्पीड से जा रहा है, और देखो स्टूडेंट गलती कहाँ पर करता है, कैसे बनाएगा, जब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पहली बार देखता है तो बोलेगा क्या, अच्छा ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है 50, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 500 मीटर, तो 500 मीटर यानी 1/2, तो 1/2 ये 2 ऊपर चला गया, मतलब 500 गुना 2 यानी 100, हाँ अच्छा ये 500 मीटर 1/2 कन्वर्ट किए तो हाँ, यानी 100 घंटा में 100 आवर्स ऐसा आ रहा है कुछ। भैया आप एक कॉमन सेंस बताओ, आप दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म पे जब खड़े रहते हो, ट्रेन आती है 50 के स्पीड से जाती है, कितनी स्पीड से जाती है 50 के स्पीड से जाती है, तो 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो 50 बाई ये 500 मीटर है, तो 500 मीटर है तो 1/2 कर दिया मैंने, तो 1/2 कर दिया तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया आपका 100, और 100 ये क्या हो गया 100 हो गया आपका आवर्स। तो क्या आपको लगता है कि ये 100 आवर में क्रॉस करेगी, आंसर गलत, 100 घंटा लग ही नहीं सकता भाई, कैसे लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा कैसे, जब भी ऐसा सवाल होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ दो। क्यों जोड़ते हैं, देखो जब इसका इंजन यहाँ पर टच किया होगा तो इंजन यहाँ तक आया होगा, तो ट्रेन तो क्रॉस नहीं की है ना, इसके बाद इंजन आगे जाएगा, तो जब इंजन आगे बढ़ जाएगा उस समय भी इसका जो है मतलब स्टार्ट हो गया यहीं पर, तो पूरा ट्रेन को आने में टाइम लगा, और इंजन जब आगे निकल गई उस समय भी पीछे वाला डब्बा जो है वो पार ही हो रहा होगा, ठीक है। तो भले अगर पूछता कि इंजन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना समय लगा, तब आपका ये आंसर हो जाता, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका, सही तो है, हाँ टाइम बराबर समय बराबर दूरी गुना हाँ दूरी बटे चाल, हाँ मैं थोड़ा सा ना हाँ यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको गलत बता रहा था, गलत कैसे बता रहा था, ये देखिए टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस एंड बाई स्पीड, ठीक है। तो वही मैं सोच रहा था कि 100 घंटा कैसे आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना है 1/2 है, ठीक है, और ये कितना लग रहा है, ये आपका है 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/100, तो 1/100 आवर आया तो इसको 60 से डिवाइड कर दो तो मिनट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6/10 मिनट, तो 6/10 मिनट यानी 1 मिनट से थोड़ा सा कम। तो बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाएगा कि ये जो लगाया गया है, अगर सिर्फ इंजन की बात होती तब ये आंसर हो जाता आपका, लेकिन पूरे ट्रेन की बात है। तो आप देखो, आप बोलोगे सर बहुत कन्फ्यूज़न है सर, आपने तो पहले गलत बता दिया, वो कभी कभी होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको याद क्या रखना है, ये चीज़ समझिए आप, ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, और अगर ट्रेन, ये अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ट्रेन कितनी देर में पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा वो और ट्रेन का जो लंबाई होगा वो, उन दोनों लंबाई को जोड़ दीजिए और ट्रेन जितनी स्पीड से जा रही है वहाँ से आप निकाल लीजिए, तो टोटल दूरी कितना हो गया आपका 700 मीटर हो गया, तो 700 मीटर, ठीक है, ये दूरी हो गया, और स्पीड कितनी जा रही है 50, तो 700/50, तो ऐसे करके अगर निकालोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से निकाला गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 125 बटा
9 इतना मीटर पर सेकंड आ गया। तो 700 मीटर चलने में देखिए 125/9 मीटर चलने में 1 सेकंड लगा। तो 1 मीटर चलने में कितना सेकंड लगेगा, तो 700 मीटर क्रॉस करने में कितना सेकंड लगेगा। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकालते, डायरेक्ट हम निकालते ऐसे, ट्रेन की दूरी हो गई 700, ये हो गया आपका 700, और ट्रेन कितने स्पीड से जा रहा है 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो ऊपर हो गया 1000, ये मीटर बदल गया, और नीचे कितना हो गया आपका, हो गया 60 × 60। तो 60 × 60 करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो 1020 खत्म, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, ये 60 है ना, तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका। फिर आपका 6 3 जा 18 है, तो 18 चला जाएगा ऊपर। तो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, ये 5 ये ख़त्म, और ये 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 13। तो ऊपर हो गया 16, और ये हो गया 16 और गुना नीचे से गया 6 और गुना 3, और डिवाइडेड बाई कितना है, ये 5 है। तो 5 से फिर कट जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 3.2। तो 3.2 और इंटू 3 यानी 3 3 जा 9, 9.6 × 6, मतलब ऐसा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 9.6 और इंटू 6 उतना हो जाएगा, 9 6 54, मतलब 1 मिनट से कम लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, 1 मिनट से कम लगेगा। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मतलब कई सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, सिर्फ एनडीए की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई सारा एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बहुत सारे कंपटीशन पूछे जाते हैं, ठीक है। खैर ये देखिए, ये पूरा आ गया 50.4 सेकंड आ गया। 1 मिनट से कम में कम समय लगेगा ट्रेन को पास करने में, ठीक है। ये दूसरा मेथड बताया ना आपको, टाइम बराबर हो जाएगा 0.7 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 500 किलोमीटर, ये आ गया 7/500। तो 7/500 आवर आ गया, तो इसको 60 × 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया। तो टोटल हो गया आपका 84 डिवाइडेड समथिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8.4/6, तो 8.4 × 6 करेंगे तो 50.4 आ जाएगा, यानी 50.4 सेकंड में ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। तो दूसरा इस तरह से क्वेश्चन है, बोल रहा अ पुलिसमैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। ऐसे सवाल भी आते हैं कि एक पुलिस जो है हाईवे पे एक कार चल रही है, ठीक है, और ये फायर्स अ बुलेट एट थीफ्स कार, चोर के कार पर एक बुलेट फायर करता है, विच इज स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 190 किलोमीटर पर आवर। मतलब चोर का कार जा रहा है 190 किलोमीटर पर आवर से, और पुलिस की गाड़ी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो इस समय जब पुलिस पीछे है और चोर आगे है, तो पीछे से पुलिस क्या करता है, फायर करता है चोर के कार पर, जैसा कि फिल्मों में दिखाया गया है। बोल रहा है कि इफ मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द कार्स। तो यहां पर आपको देख लीजिए, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, आप खुद से करिए, ठीक है। इसके बाद और क्या है, क्या हाँ बहुत कुछ है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए ज़्यादा नहीं है, इसको देखते हैं, इसको ख़त्म ही कर देते हैं आज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या, सवाल को आप पहले समझिए, बिना क्वेश्चन सॉल्व समझे आप सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आप फंस जाओगे। ये देखिए, ये है आपका चोर की गाड़ी, और पीछे जो है पुलिस है। तो चोर की गाड़ी जा रही है 190 किलोमीटर पर आवर से, और पुलिस जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये 190 से जा रहा है और ये 30 से जा रहा है, और उसी समय जब ये 30 के स्पीड से जा रहा है, ये 150 मीटर पर सेकंड से ये क्या किया, बुलेट को फायर कर दिया। तो रिलेटिव वेलोसिटी किस में आएगा, इन दोनों में आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, बुलेट की वेलोसिटी निकालोगे ना, ठीक है, तो बुलेट की जो वेलोसिटी निकालोगे वो कैसे निकलेगा, वीबी माइनस वीटी निकलेगा। तो बुलेट, तो वीबी कितना था, ठीक है, 570 माइनस 190, मतलब आप ऐसे समझो यहाँ पर, ये तो मतलब डायग्राम से मैंने क्वेश्चन समझाया, सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। मान लेते हैं वीबी है, वीबी क्या ले लिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वीपी ले लिए वेलोसिटी ऑफ पुलिसमैन, वीटी ले लिए वेलोसिटी ऑफ थीफ्स कार, ठीक है। तो चोर के कार की जो स्पीड है वो कितनी, 190 है,
पुलिस का कितनी स्पीड से जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से, और बुलेट की स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट है, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है। तो आप एक चीज़ सोचो, ऑलरेडी कार 30 के स्पीड से जा रहा था और दौड़ते हुए 150 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप कर दिया इसको, बुलेट को फायर किया, ठीक है। तो बुलेट का जो स्पीड होगा इस स्पीड में ये जुड़ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब दो वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो वहाँ पर घटता है, तो फिर यहाँ जोड़ कैसे रहो। यही तो दुर्भाग्य है रिलेटिव मोशन का, यही दुर्भाग्य है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, मैंने जो बताया है आपको दो अलग अलग वस्तु के बारे में बताया। अगर दो अलग अलग वस्तु एक ही डायरेक्शन में जाएगी और एक जा रही है 10 के स्पीड से और एक जा रही है 20 के स्पीड से, तब हम रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेंगे, घटा के लिखेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हो, आप हो ट्रेन में और आपने बुलेट फायर कर दिया तो ट्रेन का स्पीड और बुलेट का स्पीड, ये दोनों स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, ठीक है। तो इसीलिए देखो, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जब मैं पढ़ाता हूँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कोई स्पेसिफाइड फार्मूला, ऐसे कॉमन फार्मूला वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए कई लोग रट लेते हैं। सिर्फ फार्मूला रटने से काम आपको नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन को ही समझना पड़ेगा। जैसे ही केस थोड़ा सा भी चेंज होता है तो रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल जाता है। अब आप बोलोगे कि सर जब इतना कन्फ्यूजिंग है तो क्या कोई ऐसा ट्रिक है जिस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं? बिल्कुल है, और वो है आपका क्या, वो है आपका कॉमन सेंस। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि अगर आप दौड़ रहे हैं रोड पे, ठीक है, आप खड़ा होकर किसी बॉल को फेंको और आप दौड़ते हुए बॉल को फेंको उतने ही स्पीड से। आप खड़ा होकर बॉल को स्पीड से फेंको, 50 के स्पीड से फेंक दो, और आप खुद दौड़ रहे हो 10 के स्पीड से और बॉल को आपने 50 के स्पीड से फेंका है। क्या लग रहा है किस में बॉल की स्पीड ज़्यादा होगी? बॉल आपको तब जब आप दौड़ते हुए बॉल को फेंकोगे तब आपको लगेगा कि आपने ज़्यादा स्पीड से फेंका, और जब आप खड़ा होकर बॉल को फेंकोगे तब आपको लगेगा, दोनों ही केस में आपने एक ही वेलोसिटी से फेंके हो, लेकिन जब आप खड़ा होकर फेंक रहे हैं तो बॉल आपको धीरे दिखेगा, और जब आप दौड़ते हुए बॉल को फेंकेंगे तो आपको बॉल क्या दिखेगा, स्पीड में दिखेगा। इट्स ए वेरी रियल लाइफ का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रिलेटिव मोशन लगा है। तो जब वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट हो जाएगा वो 150 तो होगा ही, और इसमें 30 जुड़ जाएगा। तो 150 को जब हम 150 क्या है यहाँ पर मीटर पर सेकंड में है और 30 किलोमीटर पर आवर में है, तो हम क्या किए, सबको किलोमीटर पर आवर बदल दिए। तो 150 मीटर को किलोमीटर पर आवर 18/18/5 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका आ गया इतना। ये कितना आ गया, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका आ गया 150 इंटू 18/5। तो 5 3 जा हो गया 15, और ये 30 हो गया, तो 30 हो गया, तो ये हो गया, ये 30 हो गया और ये 18 हो गया। तो 18 3 जा 54 और एक 0 है, तो 540 और ये 30 था, तो 540 प्लस 30 मिलकर कितना हो गया, 570 किलोमीटर। यानी बुलेट की जो स्पीड होगी, यानी बुलेट की जो स्पीड होगी, बुलेट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 570 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो समझदार आदमी है, वैसे भी कॉमन सेंस सोचो कि आप खुद सोचो कि जब ये आदमी, कौन आदमी, जब ये चोर भाग रहा है और पीछे से पुलिस इसको बंदूक से गोली मार रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है अगर गोली की स्पीड 190 से ज़्यादा होगी तो ही तो इसको लगेगा ना यार। तो ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, तो वही केस होता है, ठीक है। तो हम 570 के स्पीड से बुलेट जा रहा और 190। अब देखो, अब बुलेट और प्लस कार का स्पीड हो गया इतना, ठीक है, और 190, ये 570 हो गया, 570 हो गया, ये एक अलग वस्तु है, और एक 190 हो गया, ये एक अलग वस्तु है। अब यहाँ पर रिलेटिव मोशन जब लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिलेटिव मोशन में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक ही सवाल है, लेकिन इसमें प्लस भी का भी यूज़ हो रहा है और माइनस का भी यूज़ हो रहा है। डायरेक्शन सबका सेम है, लेकिन एक फॉर्मूला हम प्लस के लिए ले रहे हैं और एक क्या ले रहे हैं, माइनस के लिए ले रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
कौन मार देगा बुलेट। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द थीव्स कार। बुलेट की स्पीड पूछा था चोर के कार के स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो ये इतनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक सवाल पूछा है, ठीक है। एक सवाल ऐसा है कि एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से यहाँ से चला पॉइंट ए से, दूसरा कार उसी समय पॉइंट बी से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कार ए की तरफ चला है और ये चला है आपका कितना है कितना है कितना है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, जूम करते हैं। ये देखिए हाँ 12 मीटर पर सेकंड से चला है। तो ये कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से और ये चल रही है देखिए 12 मीटर पर सेकंड से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में चल रही है। सवाल क्या पूछा गया, सवाल ये पूछा गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर मतलब ये कार चल रही थी और ये भी चल रही थी, जब ब्रेक लगाया गया, ठीक है, ये कार क्या हुआ, ब्रेक लगाया गया। तो जब इसने ब्रेक लगाया तो ये कार भी ब्रेक लगा रहा और ये भी ब्रेक लगा रहा। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ये बोला जा रहा है कि दोनों कार जब ब्रेक लगा रहा है तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से चल रहा है और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटार्डेशन से चल रहा है। तो आप एक कॉमन सेंस बताओ, हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है। कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर ये कार यहाँ से चली और ये भी यहाँ से चली और जब ये इधर चली तो उसी समय ये भी इधर चली और यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया गया और यहाँ पर भी जिस समय ये ब्रेक अप्लाई किया उस समय इसने भी ब्रेक अप्लाई किया। तो शुरू में मतलब ये पूछा, मतलब ये बताया जा रहा है कि 150 मीटर की दूरी पर आकर वो रुक गया। यही आपको, हाँ यही है डिस्टेंस बिटवीन टू कार स्टॉप्स। तो दोनों कार जब रुकी तो कितनी दूरी पर रुकी, ये पूछा जा रहा है। आप समझिए क्वेश्चन को, फिर से आप क्वेश्चन को समझो, ठीक है। थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट हो गया है लेकिन आप फिर से समझो, अच्छे से समझो। कार ए चल रही है 10 के स्पीड से, कार बी चल रही है 12 के स्पीड से, दोनों कार एक दूसरे के अपोजिट साइड में चल रही है। जब ये कार यहाँ तक आई तो इसने ब्रेक लगाया और जब ये कार यहाँ पर आई तो भी इसने ब्रेक लगाया। तो जब दोनों कार ने ब्रेक लगाया उस समय उन दोनों कार के बीच की दूरी 150 मीटर थी, ठीक है। तो 150 मीटर पे जब कार थी तो इसने ब्रेक लगाया और इसने भी ब्रेक लगा दिया। तो जब ये ब्रेक लगाया तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कार ए भी रिटार्ड हुई और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से कार बी भी रिटार्ड हुई, रिटार्डेशन के से मतलब वो भी रिटार्ड हुआ, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कितने, जाहिर सी बात है कि अगर ये रिटार्ड हो रहा है ये भी रिटार्ड हो रहा है तो कुछ देर के बाद ऐसा एक समय ऐसा आएगा जब ये कार यहाँ तक आ जाएगा और ये कार यहाँ तक आ जाएगा, इस तरह से होगा, तो उस समय ये भी रुक जाएगा और ये भी रुक जाएगा। तो बोल रहा है कि जब दोनों रुकेगी उस समय दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि x1, तो x1 मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए और x2 मान लेते हैं डिस्टेंस, मतलब मैंने मान लिया कि x1 जो है कार ए के द्वारा बीच की दूरी तय की गई और x2 जो है वो कार बी के द्वारा तय की गई दूरी। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर डायरेक्ट लगा देंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन से ये सवाल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पर देखिए फाइनली क्या हुआ, कार ए रुकी, तो जब ये कार ए रुकी होगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, तो कार ए की इनिशियल वेलोसिटी कितनी 10 मीटर पर सेकेंड और इसका रिटार्डेशन कितना -2। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो वी स्क्वायर, ये वी के जगह पर 0 हो गया और यू के जगह पर 10 हो गया, 2 इंटू ए के जगह पर -2 हो गया, एक अरे ए के जगह पर -2 हो गया और एस के जगह पर x1 हो गया, ठीक है। एस के जगह पर क्या हो गया, x1 हो गया। तो ये हम यहाँ से हम x1 निकाल लिए, तो x1 कितना आया 25 मीटर आया, x1 कितना आया 25 मीटर आया। और कार बी कितनी चली, कार बी के लिए हम देख लेंगे कि सिमिलरली इसी तरह से हम निकाल लेंगे वी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर बराबर, तो कार बी के लिए, कार बी आपका यहाँ से चल रही थी, जब ये कार बी चल रही थी इस समय इसकी स्पीड थी 12 और ये कार चलते चलते यहाँ पर आ गई तो इसकी फाइनल स्पीड हो गई 0 क्योंकि ब्रेक लगाया था और एक्सीलरेशन इस समय कितना था -2 था, ठीक है। अब आप बोलोगे सर रिटार्डेशन हो तो आप एक्सीलरेशन क्यों बोल रहे हो, हम एक्सीलरेशन नहीं बोल रहे हैं, हम एक्सीलरेशन इक्वल्स टू बोल रहे हैं -2, तो हम नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ठीक है। यानी एक्सीलरेशन को अगर माइनस में बोला जाए तो वो रिटार्डेशन ही होता है। तो हम रिटार्डेशन को सिंपली रिटार्डेशन कह सकते हैं या फिर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर बोल रहे, अगर मैंने बोला कि एक्सीलरेशन बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका मतलब हुआ रिटार्डेशन, या फिर मैं सिंपली कह रहा हूँ कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसका मतलब भी रिटार्डेशन हुआ, या फिर हम कह रहे हैं
या फिर मैं बोल रहा हूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से रिटार्ड हुआ, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो v बराबर 0, u आपका 12 है, 2 है आपका 2as होगा, तो एक्सलेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्सलेशन की जगह पर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो x2 निकला है मेरा, इस तरह से हम सॉल्व करके x2 कितना निकालें, x2 आ गया आपका, ठीक है, x2 कितना आ गया, x2 आ गया आपका 61 मीटर। तो भैया मान लेते कार A यहाँ से चला और कार B यहाँ पर चला, जब ये यहाँ पर चला और यहाँ पर आया तो दोनों ब्रेक लगाया, ठीक है, तो ब्रेक लगाया तो यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया, इसने भी ब्रेक अप्लाई किया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये चला कितना मीटर, 25 मीटर चला और ये रुक गया, और ये चला कितना मीटर, ये चला 61 मीटर और ये रुक गया। तो शुरू में दोनों के बीच की स्पीड कितनी थी, 150 मीटर, तो 150 मीटर का गैप में था तब जब इसने ब्रेक लगाया था, ठीक है। तो 25 मीटर ए चला और 61 मीटर ए चला, तो ए और बी दोनों ने मिलकर कितना चला, तो ए और बी दोनों ने मिलकर जितना चला उससे क्या करो, घटा दो, किसको, 150 में से उसको घटा दो, तो 150 ऐसे हो जाएगा आपका। कहाँ गया, ऐसे समझो, ये देखिए, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कार स्टॉप्स, यही इसमें पूछा गया। तो ऐसे कई सारे सवाल, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 कार स्टॉप्स जो है, ठीक है, क्या निकलेगा, 150 और -61, अच्छा हाँ, ये टोटल कार, ये देखिए, ये जो 61 आया है ना, हाँ ये देखिए, x2 निकला है आपका 36 और x1 निकला है आपका 25, ठीक है, तो ये 61 मीटर हो गया, x1 + x2 ये हो गया आपका, मतलब कार A टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द कार्स इक्वल्स टू x1 + x2, ठीक है, तो ये दोनों कार के द्वारा दूरी चली गई आपका 61 मीटर, ठीक है। तो टोटल जो मतलब जब दोनों कार रुकी तो कार A यहाँ पर जब था तब ब्रेक लगाया गया, और कार B जब यहाँ पर था तब ब्रेक लगाया गया, तो ये चला कितना, 25 मीटर चला, और ये कितना चला, ये चला 36 मीटर, मैं 61 सोच रहा था बट ये 36 मीटर ही आया यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू में इसके दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 150 मीटर, तो 150 में ये 25 चला और रुक गया, और ये 36 चला और रुक गया, तो ये चला 36 और ये चला 25, तो दोनों मिलकर कितना चला, 61 चला, तो 150 - 61 कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो 150 - 61, ठीक है। तो देखिए ऐसे कई सारे सवाल, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हल्का सा लेंदी इसको कह सकते हो, ऐसे सवाल अगर पूछे जाएंगे, दिस इज कॉल्ड टाइम टेकिंग प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड टाइम टेकिंग प्रॉब्लम। इसमें सोचना भी है, कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया गया है, और आपको फॉर्मूला भी इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, 2 अलग अलग डिस्टेंस निकालना, तो ऐसे मतलब इस तरह के सवाल एनडीए में पूछने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है, क्योंकि पहले आप x1 निकाल रहे हो, फिर x2 निकाल रहे हो, फिर दोनों को जोड़ रहे हो, फिर टोटल डिस्टेंस से घटा रहे हो, ठीक है। तो कई बार एनडीए जो सवाल फ्रेम करती है बेटा, एनडीए इस तरह से सवाल फ्रेम करती है, एनडीए या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगी, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार फॉर्मूला इस्तेमाल करो, या अगर 2 बार फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो दोनों बार हल्के हल्के फॉर्मूला इस्तेमाल करके बन जाए, ठीक है। तो ऐसे करके एनडीए सवाल पूछती है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। ये देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन भी एक है आपका, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। इस पर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, तो ऐसे भी मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन पे आप प्रैक्टिस करिए सवाल को, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन एक बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने के पहले पार्टिकल कितनी दूर चला, ठीक है ना। तो कोई पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा है और ये टी समय में इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई और इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं था, तो अलोंग एक्स एक्सिस ये चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और रिलेशन दिया हुआ मेरे पास, क्या रिलेशन दिया हुआ है, एक्स बराबर दिया हुआ 40 + 12t - t3, ये एक्स और टी का रिलेशन दिया हुआ है, और सवाल ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी वेलोसिटी फाइनल क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी पहले निकाल लिए, एक्स और टी का रिलेशन दिया तो v बराबर dx/dt निकाले, तो v बराबर dx/dt निकाले तो हमारे पास कितना निकल गया, यहाँ पर देखिए x बराबर जब टाइम 0 है तो उस समय कितना है, ये 40 मीटर पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी आ गया आपका 12 + 12 - 3t², ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या दिया, वेलोसिटी 0 दिया है, तो वेलोसिटी 0 दिया है, यानी हम
वेलोसिटी की जगह पर 0 पुट करके हम क्या निकाल लिए, हम यहाँ पर टाइम निकाल लिए, 2 सेकंड में ये 0 हो जा रहा है। तो t बराबर 0 सेकंड पर कितनी थी, 40 मीटर पे थी, और t बराबर 2 सेकंड पर कितनी हो जाएगी, ये चली जाएगी। t बराबर अगर 2 सेकंड पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 56। यानी आप देखिए नंबर लाइन पे अगर आप देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो इनिशियली जब टाइम 0 था उस समय पार्टिकल कहाँ थी, यहाँ पर थी, और जब टाइम 2 सेकंड में पार्टिकल कहाँ तक चली गई, यहाँ तक चली गई। तो शुरू में तो यार ये तो ऑलरेडी 0 से 40 मीटर पर था ना जब तुमने पहली बार देखा। क्यों, क्योंकि टाइम बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो एक्स बराबर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, और जब हम टाइम बराबर कितना ले रहे हैं, 2 सेकंड ले रहे हैं, टाइम बराबर जो 2 सेकंड ले रहे हैं, तो अब एक्स बराबर कितना आ रहा है, ये 56 आ रहा है। तो टोटल कितना चला, तो 56 माइनस 40 चला, क्योंकि ये तो नहीं चला ना यार। क्यों, क्योंकि जब टाइम बराबर 0 लेते हैं तो टाइम बराबर 0 का मतलब होता है जब तुमने पहली बार ऑब्जेक्ट को देखा उस समय हमें समय 0 लेना चाहिए। तो ये आपका बहुत ही अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से तो आज का लेक्चर भैया यहीं पर समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए अगर मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ या कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे जुड़िए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर 7870184583। अगर कोई मतलब किन्हीं को ऐसा लग रहा है कि हमें अकेले में पूछना चाहिए, अकेले में पूछिए, ग्रुप में पूछिए, जैसे आप चाहते हैं वैसे पूछिए। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि क्या आपको इस टॉपिक पर और लेक्चर चाहिए, या फिर ये मोशन इन वन डायमेंशन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको इस पर और लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या आप व्हाट्सएप में मैसेज करिए, ठीक है। तो हम जो है इस पर हम आगे भी सोचेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।